5 मैचेस की है श्रृंखला, पर सवाल यह है कि पिचेस कैसी होनी चाहिए? डस्ट बॉल पे डस्ट बॉल या फिर थोड़ी सी बेहतर पिचेस? गुड क्वेश्चन। दूसरा सवाल बड़ा ये है कि कीपिंग कौन करेगा? भाई राहुल ने कह दिया राहुल तो नहीं करेगा। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि केएल राहुल नहीं करेगा, पर भरत करेगा। जुरेल का होने वाला डेब्यू, उसकी कर लेते हैं बात। और 3 स्पिनर्स कौन से होने चाहिए, क्योंकि बॉलिंग कॉम्बिनेशन वो किस प्रकार का दिख सकता है भारतीय टीम के इस पहले टेस्ट मैच में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई जो रूट का आउट करना है करें कैसे? करें आज उसकी बात, क्योंकि पिछली बार पहले टेस्ट में भाई ने ना 200 मारा था। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी। और अभी तो मैं घर पर हूँ, लेकिन जा रहा हूँ हैदराबाद, और 5 दिन, आई होप 5 दिन मैं आपको हैदराबाद से मिलूँ या हैदराबाद में मिलूँ, क्योंकि आजकल मैचेस वैसे 5 दिन चलते नहीं है यार। एंड दैट्स माई बिग क्वेश्चन कि पिचेस कैसी होनी चाहिए। थोड़ी सी हवा आई थी कि भारतीय टीम ने स्पिन फ्रेंडली पिचेस की डिमांड की है। केविन पीटरसन का मैं कोट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आई विल बी सरप्राइज्ड अगर पहले दिन से बॉल टर्न ना हो तो। आई एम ओके विद दैट यार। पहले दिन से बॉल का टर्न होना इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि पहले दिन स्विंग होना भी फाइन है, पहले दिन स्पिन होना भी फाइन है। पर कितनी स्पिन होती है? क्या फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मदद रहती है? या ये वो वाली पिच है जिस पे टॉस अगर आप हार गए तो मैच में सडनली आप बहुत पीछे चले जाएंगे? सी आई टेल यू समथिंग, पिछले 2-2.5 साल से, इनफैक्ट मे बी अ लिटिल लॉन्गर, जिन पिचेस पे हम खेल रहे हैं ना, we are doing a great disservice to the test cricket, honestly, bear with me. हमारा तो मतलब हम किससे हारते नहीं हैं, कोई आता नहीं हमें जो हरा के चला जाए। लास्ट बार किसने हराया था? इसी टीम ने हराया था, पर तब मैं छोटा सा बच्चा था ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब 2012 की बात है। सो यहाँ पर इन पिचेस के ऊपर हम स्पिन फटाफट फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं, सामने वाली टीम स्पिन खेल नहीं पाती है, हम भी अच्छा नहीं खेलते, लेकिन हम जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्पिनर्स उनके स्पिनर से बेहतर होते हैं, जो यहाँ पर भी केस है। पर मैं अपना वोट दे रहा हूँ कि अच्छी पिचेस बनाओ यार। ऑनेस्टली, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट को फैलाना चाहते हैं, तो ये 1.5, 2, 2.5 दिन की पिचेस नहीं चाहिए बस। पिच ऐसी होनी चाहिए जैसी लास्ट इंग्लैंड के दौरे पर थी। व्हेन इंग्लैंड केम हियर, पिचेस बहुत अच्छी थी यार, बहुत बढ़िया पिचेस थी। इनफैक्ट राजकोट में तो मैच ड्रॉ भी हुआ था, आई रिमेंबर। तो वो वाली पिचेस जिसके ऊपर 5वें दिन तक मैच तो जाए, चौथे दिन तक तो कम से कम जाए, मेरी इतनी सी दरख्वास्त है। और उम्मीद ये है कि सपाट पिच ना हो। सी आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ रोड, तो एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है अपने को। एक्सट्रीम डस्ट बॉल नहीं चाहिए, एकदम रोड जैसी पिच नहीं चाहिए, समवेयर इन बिटवीन, जहाँ पर फास्ट बॉलर का भी कैरी करके एज वेज लगे तो स्लिप तक चला जाए, स्पिनर को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ताकि रेडीमेड स्पिन फ्रेंडली वो पिच नहीं होनी चाहिए। पहले दिन बैटिंग अच्छी, दूसरे दिन से थोड़ा और ज़्यादा स्पिन, एंड देन इफ़ यू अप्लाई योरसेल्फ, रन बनाने का मौका भी मिलना चाहिए। मैं लास्ट पॉइंट इज, क्योंकि ना बार बार घर पे जब ऐसी पिचेस पे खेलते हो ना, तो आप अपने बैटर्स को ना बहुत छोटा कर देते हो, क्योंकि इन पिचेस पे ना तो वो रन बनाते हैं ना हम रन बनाते हैं, तो फिर बैटर्स को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा यार? फिर जब हम बाहर जाते हैं, देन आवर बैटर्स टेंड टू स्ट्रगल लिटिल। उसकी वजह जो है वो घर पे वो डस्ट बॉल का जो ऑब्सेशन है, उसको छोड़ दो यार। आई पर्सनली फील वो डस्ट बॉल का ऑब्सेशन ना कॉस्ट अस द वर्ल्ड कप एज वेल, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। पिचेस अच्छी बनाओ यार। दूसरा सवाल कि भाई कौन करेगा कीपिंग? अब बड़ी क्लियर हो गई बात कि राहुल तो नहीं करेंगे, एंड आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन। अब आप कहोगे ये अगर राइट है तो फिर साउथ अफ्रीका में क्यों कराई? वो तो गलत था इसका मतलब। सी हो क्या रहा है कि ना, साउथ अफ्रीका में क्योंकि पेस बॉलर्स होते हैं, क्योंकि स्पिनर उतना काम नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने ओवर्स डालते हैं, तो आप कहते हो कोई बात नहीं, चलने दे यार, कोई बात नहीं, वो पीछे तो पकड़ लेगा। लेकिन जब आप इंडिया में खेलते हैं और बहुत सारी उठक बैठक करनी पड़ती है, और रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, ये तीनों खेलते हैं, तो यू नीड बहुत ही बढ़िया ग्लव वर्क चाहिए पीछे से। तो आप केएल राहुल को कहते हो नहीं यार, आप बैटिंग करो, आपकी बैटिंग हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके दो एक्चुअली फ्लिप साइड्स होती हैं, दो प्रॉब्लम्स होती हैं केएल राहुल की कीपिंग करने से। एक तो ये कि इन पिचेस के ऊपर कीपिंग के लिए मुझे नहीं लगता वो फुल्ली इक्विप्ड है इन टेस्ट क्रिकेट, मुझे नहीं लगता कि वो हैं। टेस्ट क्रिकेट अभी भी वो स्पेशलिस्ट जॉब वाले लोगों का खेल है। ओपनर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, कीपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो प्लीज़ प्लेयर स्पेशलिस्ट, मतलब तो स्पेशलिस्ट कीपर हमें चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर उस भाई ने इतनी कीपिंग कर ली, क्योंकि बहुत बार ना बहुत कीपिंग करनी पड़ती है, तो केएल राहुल द बैटर, मतलब वो फार मोर वैल्यूबल है यार। एक्चुअली आप उनको क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? केएल राहुल द बैटर, मुझे तो लगता है खास तौर से कोहली की अनुपस्थिति में, अब अगर कोहली नहीं है तो फिर केएल राहुल हो सकता है बैटिंग एट 4 नज़र आ जाए यार आपको, मतलब वो कोहली का स्थान जो है वो शायद केएल राहुल उस स्थान पे खेलें। तो मेरे विचार में तो केएल राहुल को आप छोड़ दीजिए, केएस भरत को खिलाइए। ध्रुव जुरेल का डेब्यू मुझे तो नहीं दिखता है पर्सनली।
आई मीन हो सकता है बाय द टाइम यू सी दिस और भारत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे हम खिला रहे हैं, पर मुझे लगता है के एस भरत, और के एस भरत ने अभी ना वो रन्स भी बनाए थे। मतलब लाइफ बड़ी तेज़ चेंज होती है। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ वो एक फंसे हुए थे जहाँ पे बहुत ओवर्स खेलने थे, भारत खेला था, उनमें से भरत भी थे। तो भरत का मुझे लगता है यहाँ पे खेलने का चांस बनेगा। द ओनली पॉइंट हियर इज कि उनकी बैटिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और दिखाया जा सकता है जो हम नहीं दिखाते हैं। तो दोनों चीज़ें, एक तो उनको बैटिंग बेहतर करनी होगी और भारतीय टीम को उन पर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, क्योंकि कई बार ना जड्डू अश्विन के बाद भेजते हैं। आई मीन अगर अश्विन के बाद भारत को भेजोगे तो बात गलत नहीं है, बात सही नहीं है, बात गलत है, सॉरी बात गलत है। तो भारत को थोड़ा ऊपर बैटिंग कराओ, मतलब जड्डू के बाद तो 100%, हो सके तो जड्डू से पहले भी भेज दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। पर भारत इन माई ओपिनियन गेट्स माई वोट अगेन। मैं थोड़ा सा बाहर दिखने लग गया, मुझे लगा आप भी थोड़ा व्यस्त हो जाओगे ये सोचते हुए कि किसको कराएं कीपिंग, पर उसी से सवाल आता है कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। आई थिंक अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। पहले थोड़ा सा 50-50 था, क्योंकि श्रेयस, राहुल और शुभमन में से सिर्फ 2 ही खेल सकते थे, 3 में से 2, अब तीनों खेल सकते हैं। और ऑडिशन अब मेरे विचार में तीनों का होने वाला है, क्योंकि राहुल ने ज़रूर अभी साउथ अफ्रीका में 100 बनाया था, तो उनकी जगह ऐसा लगता है कि कंफर्म है, पर शुभमन गिल थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे है, और श्रेयस अय्यर उनका भी जो ओवरसीज प्रदर्शन रहता है वो उनको नीचे की तरफ पुल करता है, फिर जब वो इंडिया में खेलते हैं वो अच्छा करते हैं, फिर वो आगे की तरफ चलते हैं। सो मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, 6 नंबर पे आपको रविंद्र जाडेजा खेलते हुए दिखेंगे, 7 नंबर पे आपको के.एस. भरत, 8 पे रविचंद्रन अश्विन, 9 पर आप अक्षर पटेल को देख सकते हैं, फिर से 2 ही फास्ट बॉलर जिसमें सिंपल है यार, केएल अपना जसप्रीत बुमराह को खिलाइए, मोहम्मद सिराज को खिलाइए। मियाँ मैजिक का तो वैसे भी घर का ग्राउंड है, घरेलू ग्राउंड है, हैदराबाद में मैच है मियाँ, तो मियाँ मैजिक एट हैदराबाद इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इस 11 के साथ भारत उतरेगी, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी पिच बदल गई है ना, हमें इतनी घास ना सिर्फ इंग्लैंड को यहीं पे दिखेगी। आर्टिफिशियल ग्रास अगर आप देख सकते हैं तो देखने को मिलेगी, हमारी पिचेस पे नहीं मिलेगी। इवन दो आई एम वोटिंग कि भैया अच्छी पिचेस बनाओ, पर ना हेडिंगली नहीं है बाबा, ये फिर भी अभी हैदराबाद है। अपनी टीम की बात कर ली, जरा सामने वाली की भी कर लेते हैं। विराट कोहली अगर नहीं है तो वहाँ पे हैरी ब्रूक नहीं है, और बेसबॉल क्रिकेट जो खेला है ये इंग्लैंड, जिसकी बहुत तारीफ हुई है, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे उसके, क्योंकि जिस नंबर में बैटिंग करने आते थे, जिस तरीके से छक्के लगाते थे, टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन हमेशा, और वो गेम चेंजर था बंदा। लेकिन अब वो नहीं है पर्सनल रीजंस की वजह से, ही इज मिसिंग द एंटायर सीरीज। विराट कोहली 2 मैच के लिए नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट आ गई, हिज रिप्लेसमेंट इज डैन लॉरेंस, तो वो आपको जरूर खेलते दिखेंगे। बेन स्टोक्स के ऊपर एक बार फिर दबाव होगा, क्योंकि आई मीन ये कहते नहीं हैं पर इनको कहना चाहिए कि अगर हमारी लेगेसी, प्रॉब्लम ये है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले ना आपस में खेलते रहते हैं, उनकी लेगेसी डिसाइड करती है एशेस। आइडियली इंडिया शुड बी देयर फाइनल फ्रंटियर, अ फ्रंटियर टू कॉन्कर। अगर अपनी कप्तानी में आप लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो तो भारत को भारत में हरा के दिखाओ। एलिस्टर कुक के इंग्लैंड ने किया था, 2012 में किया था, तब केपी ने रन बनाए थे, वी ऑल रिमेंबर दैट सीरीज राइट। लेकिन उसके बाद से तो मुंह की खा के गए हर बार। पर एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने पिछली बार भी फर्स्ट मैच में 200 बनाया था, चेन्नई का मैदान था, कोविड का टाइम था, फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज, ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी। अब जो रूट क्या करते हैं, उनको आउट कैसे करना उसका थोड़ी कर लेते हैं। जो रूट, अब इनसाइडर अगर हम काम करें तो जो रूट क्या किस चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं यार। और स्पिन अच्छी क्यों खेलते हैं? क्योंकि ना स्पिन को हाथ से जब बॉल छूटे तो आपको लेंथ को अच्छे से पढ़ना होता है कि गेंद आगे की है या पीछे की है। लाइन इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है स्पिन के सामने। स्पिन के लिए आपको हाथ से छूटते कि आगे जाना है या पीछे जाना है, और ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो आगे की गेंद को पीछे चले जाएं, अगर चले जाते हैं तो नाउ दैट्स द सेकंड पॉइंट, कि अगर आप गलती से गलती कर भी दो, मान लीजिए आगे की बॉल पीछे चले गए या पीछे की बॉल आपने आगे खेल दी, तो ना एक गलती के ऊपर दूसरी गलती को पाई नहीं करना है, मतलब एक और गलती को ऐड नहीं करना है। अगर आगे ये ना पीछे चले गए ना, दैट डोंट प्ले अ शॉट, फिर आप डिफेंसिव शॉट खेल के वहाँ से बच के निकल जाएंगे। अगर आगे चले गए और बॉल छोटी रह गई तो फिर डिफेंस करो और निकल जाओ। अब वहाँ अगर शॉट मारने का प्रयास करते हो तो आप आउट हो जाते हो। जो रूट बहुत अच्छे से करते हैं, अगर पहले तो लेंथ को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद गलती के ऊपर गलती कभी नहीं करते हैं, उसके बाद डिफेंस में बंदे को बहुत कॉन्फिडेंस है, अच्छे तरीके से गेंद तक जाते हैं, बहुत बढ़िया ऐसा डिफेंस करते हैं, बैकफुट से भी वो क्रीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके डेप्थ ऑफ द क्रीज से शॉट मारते हैं, स्वीप अच्छा मारते हैं, कट अच्छा मारते हैं, ड्राइव अच्छा मारते हैं, और अगर बॉल की पिच तक पहुंचे तो ड्राइव सिर्फ इस तरफ ही नहीं, मतलब सिर्फ कवर्स की तरफ ही नहीं, ये मिड ऑन की तरफ भी बहुत अच्छा मारते हैं। आई मीन ही इज जेन्युइन
अ वेरी गुड पेयर ऑफ स्पिन, और ये बात इनको खास बनाती है। अब इनको आउट करने का क्या तरीका है? मैं तो कहूँगा कि जो रूट के सामने देखिए, रूट थोड़े से अटूट हैं, पर इनको आउट करने के लिए एक जगह पे बॉल डालना बहुत जरूरी है कि आप इनको डालते जाइए, क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग ड्रॉन बैटल होगी अगर पिच अच्छी रहती है तो। और तो फिर एक जगह पे आपको बार बार गेंद डालनी है। शुरू में जब आए तो इनको कवर ड्राइव अगेंस्ट द स्पिन मारने के लिए मजबूर कर सकते हैं, थोड़ा एनकरेज करना है। रविचंद्रन अश्विन ड्राइव खिलाइए, रविंद्र जाडेजा थोड़ा स्टंप्स के अंदर रख के इस तरफ का खाना, वो जो बिल्कुल कहते हैं ना मिड विकेट के एरिया को खाली छोड़ के वहां मारने के लिए इनको मजबूर कीजिए। एंड मे बी जड्डू एंड अफसर जो शॉर्ट बॉल को कट मारने की कोशिश करते हैं, वो एक एरिया जिनका आपको फंसा सकते हैं कि थोड़ी सी आगे अगर गेंद होती है, क्योंकि कट उनका बहुत प्रेफर्ड शॉट है। और जितने भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आते हैं ना, उनको लैक ऑफ बाउंस में आप फंसा सकते हैं। शुरुआत में आपको ये करना पड़ेगा, फास्ट बॉलिंग को भी बहुत डिसिप्लिन अंदाज में गेंदबाजी करनी होगी। फास्ट बॉलर्स पैड में मारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो छोटा वाला जो फ्रंट फुट रहता है फास्ट बॉलर के सामने, वो एक बहुत छोटा सा स्टेप रहता है जिसमें आप अक्रॉस जाके पैड पे मारने की कोशिश कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी शुड बी ट्राइंग टू डू। भाई जो रूट को आउट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बंदा खड़ा हो गया तो चेन्नई का टेस्ट मैच हम हार ही गए थे। पहला टेस्ट मैच जब इन्होंने बनाया था दोहरा शतक। चलिए अब मैं जाता हूँ, जरा अपना बैग पैक करता हूँ, क्योंकि बैग में बड़े दिनों के बाद वो सूट्स के साथ टाइज भी निकालनी होंगी। आपको हैदराबाद में मिलता हूँ मैं। हमारी ब्रॉडकास्ट के साथ आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि जियो सिनेमा पे आपको देखना है, आपको स्पोर्ट्स 18 पे आपको देखना है। प्लीज़ वॉच अस, क्योंकि ये श्रृंखला अच्छी है। WTC के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द लास्ट थिंग आई डिडंट टेल यू कि हम साउथ अफ्रीका गए, हम 1 जीते 1 हारे। हम वेस्ट इंडीज़ में भी 1 ड्रॉ करके आए हैं। तो अगर हमारे ओवरसीज़ हम 100% पॉइंट से पीछे रह रहे हैं, तो यहाँ पे 5 मैच जीतना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ 5 जीतते हैं, रिमेंबर इस साल के अंत में 5 टेस्ट मैचेस हमें ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी खेलने हैं। तो दिस सीरीज वो WTC के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एंड इट स्टार्ट्स एट हैदराबाद। वैसे आखिरी बार आपने हमारा प्रोमो भी देखा होगा जियो सिनेमा पे। किसने हराया था आखिरी बार? इंग्लैंड ने हराया था हमें घर पर, करेक्ट है। अब कैसे हराया था, उस श्रृंखला में क्या क्या हुआ था, जरा उसको रिलीव कर लेते हैं। मैं जाके अपना बस्ता यानी कि सूटकेस पैक कर लेता हूं। आज के लिए इतना ही। पिछले 25 सालों में घर हो या बाहर, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में तमाम देशों को धूल चटाई है। स्टीव वॉ की अजय ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, भारत को घर में शायद ही कभी चुनौती दे पाई हो। लेकिन इंग्लैंड का एक भारत दौरा ऐसा जरूर था जब इंग्लैंड ने भारत को घर में मात दी थी। साल 2012 इंग्लैंड की कुक और पीटरसन जैसे बल्लेबाज और ग्रैहम स्वॉन और मॉन्टी पानेसर जैसे स्पिन गेंदबाजों से लैस टीम भारत के दौरे पर आई। उधर भारत की टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही थी। राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी अब इस टीम से जा चुके थे, तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भी अपने करियर के ढलान पर थे। 4 मैच की इस सीरीज का आगाज हुआ अहमदाबाद में। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सहवाग के शतक और चेतेश्वर पुजारा के लाजवाब दोहरे शतक की बदौलत 521 रन बनाकर पारी घोषित की। जवाब में प्रज्ञान ओझा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अंग्रेज टिक नहीं पाए और पहली पारी में मात्र 191 रन पर पूरी पारी सिमट गई। एलिस्टर कुक के 176 रन और मैट प्रायर के 91 रन की वजह से इंग्लैंड ने संघर्ष तो किया, लेकिन भारत फिर भी 9 विकेट से इस मुकाबले को जीत गया। एंटी क्लाइमैक्स शुरू हुआ दूसरे मैच से ही। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेले गए इस मैच में भारत फिर पहले बल्लेबाजी करने उतरा और पुजारा के शानदार शतक की बदौलत 327 रन भी बनाए। एलिस्टर कुक ने 122 रन तो पीटरसन ने 186 रन की शानदार पारी खेल भारत पर 86 रन की बढ़त बना ली। दूसरी पारी में ग्रैहम स्वॉन और मॉन्टी पानेसर की जोड़ी ने ऐसा कहर बरपाया कि भारत 142 रन पर ही सिमट गया। जीत के लिए सिर्फ 57 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और बिना विकेट खोए वो 57 रन बना लिए और श्रृंखला को बराबरी पर ला खड़ा किया। तीसरा मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया। भारत ने लगातार तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों के सामूहिक प्रयासों की बदौलत 316 का ठीक ठाक सा स्कोर भी बनाया, लेकिन कुक के शानदार 190 और बाकी गेंदबाजों के उपयोगी योगदान की वजह से इंग्लैंड 523 रन का विशाल स्कोर बनाकर भारत को फिर बैकफुट पे ढकेल दिया। घर पर लगातार 2 हार से भारत का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था। इंग्लैंड को सीरीज जीतने के लिए बस एक सीधी हार से बचना था, तो भारत जीत कर भी सिर्फ बराबरी ही कर सकता था। हार के दबाव में आई भारतीय टीम ने इस मैच में 4 स्पिनर्स खिलाने का फैसला किया। जवाब में भारत ने विराट कोहली के शतक के बदौलत 326 रन बनाए, मतलब एक पारी खत्म होने तक मैच बराबरी पर ही खड़ा था। दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए जोनाथन ट्रॉट और इयन बेल के शानदार शतकों की वजह से इंग्लैंड पहुंच गया 352 के स्कोर पर। गौरतलब बात यह थी कि इंग्लैंड ने इस मैच में ऐसी धीमी गति से बल्लेबाजी की
कि जिससे मैच का परिणाम ही ना निकले, और हुआ भी वही। और इस प्रकार 2-1 से इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दी। अब 2024 है, इंग्लैंड फिर भारत के दौरे पर है, लेकिन विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों के कारण पहले 2 मैचों से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके चलते भारत को झटका तो लगा है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये भारत को भारी नहीं पड़ेगा।